सभी को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित सर, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 11, चैप्टर नंबर 5, धंधे की व्यवस्था के स्वरूप, नंबर फर्स्ट। इसमें आज हम पढ़ेंगे साझेदारी के लाभ एवं सीमाएं। साझेदारी के लाभ कौन कौन से? सरल है मितव्ययी स्थापना के विधि, कार्यक्षम संचालन, साख में वृद्धि, अधिक पूंजी, श्रम विभाजन का लाभ, योग्य निर्णय, परिवर्तनशीलता, अल्पसंख्यक हितों का रक्षण, ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण और आयकर का अल्प बोझ। तो लाभ में सबसे पहले सरल है मितव्ययी स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि सरल और मितव्ययी है। इसको किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता है। कार्यक्षम संचालन, व्यक्तिगत मालिक की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से उनके विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव का लाभ पीढ़ी को प्राप्त होता है। साख में वृद्धि, प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, इसके कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं हैं। अधिक पूंजी, साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक साझेदार होने से अधिक पूंजी की प्राप्ति की जा सकती है। श्रम विभाजन का लाभ, पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता के साथ उनकी शक्तियों का लाभ प्राप्त होता है, तो श्रम विभाजन प्राप्त होता है। योग्य निर्णय, साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर चर्चा और विचारणा होती है और प्रत्येक साझेदार की सहमति से ही कोई भी निर्णय लिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया भी सभी साझेदारों के ज्ञान, अनुभव का लाभ प्राप्त होने से त्रुटित निर्णयों की संभावना अल्प होती है। फिर परिवर्तनशीलता, साझेदारी ऐच्छिक करार है। इस अनुबंध में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तित होते सहयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालन और इसके ढांचे में भी आवश्यक परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण, सामान्य रूप से साझेदारी के धंधे में कोई भी कार्य सभी साझेदारों की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णय में किसी भी एक साझेदारी की असहमति हो तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क, व्यक्तिगत मालिक की तरह साझेदारी में भी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं तो आर्थिक सत्ता सभी साझेदारों के मध्य विभाजित हो जाती है। आयकर का अल्प बोझ, साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक साझेदार को साझेदारी अनुबंध के अनुसार विभाजित हो जाने से आयकर का बोझ अल्प होता है। सीमा इसकी सीमित पूंजी होती है, असीमित दायित्व होते हैं, मतभेद की संभावना रहती है, रेशियो को बनाए रखना कठिन रहता है, हिस्से का हस्तांतरण में कठिनाई रहती है, निर्णय में विलम्ब रहता है, अल्प आयु रहती है। तो सीमित पूंजी, आधुनिक उद्योग धंधों के विकास और विशाल कद को ध्यान में रखते हुए साझेदारों की पूंजी एकत्र करने की शक्ति सीमित होती है। तो आधुनिक उद्योग धंधों के विकास और विशाल कद को ध्यान में रखते हुए साझेदारों की पूंजी रकम कम करने की शक्ति सीमित होती है। असीमित दायित्व, साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित होता है। साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित होता है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं। मतभेद की संभावना, मतभेद और कलह की संभावना रहती है। साझेदारी में जब तक एकता और सुमेल हो तब तक संचालन सुव्यवस्थित रूप से चलता है और जब मतभेद या कलह और फूट हो जाएगी तो संभावनाएं नहीं रहती है। रेशियो को बनाए रखना कठिन, साझेदारी में कोई भी महत्वपूर्ण धंधा के निर्णय सभी साझेदारों के साथ चर्चा विचार के बिना नहीं लिया जा सकता है। तो साझेदारी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो सभी साझेदारों के बिना नहीं ले सकते हैं। हिस्से के हस्तांतरण में कठिन है, साझेदार पीढ़ी के साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। साझेदार पीढ़ी में साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। निर्णयों में विलम्ब, नियमानुसार प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के संचालन में भाग ले सकता है। साझेदारों में आंतरिक कलह के कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है जिससे संचालन की दुर्दशा होती है। अल्पायु, किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर, पागल होने पर अथवा मृत्यु के कारण कानून साझेदारी पीढ़ी का अंत हो जाता है। ठीक है, ये सभी को लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है।
जय माता दी।